ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको गुजरात के आंकड़े दिखाए, जहां बीजेपी एक बार फिर क्लीन स्वीप कर सकती है। अब आपको जल्दी से महाराष्ट्र की पिक्चर दिखा देते हैं, जहां सबसे ज्यादा सियासी उठापटक देखने को मिली है। इस बार महाराष्ट्र में मामला फंसता दिख रहा है। हमारे सर्वे में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन एनडीए को कड़ी टक्कर देता दिख रहा है। यहां मामला 50-50 का है। महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया दोनों को 24-24 सीट मिलने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से महाराष्ट्र यूपी के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहां पर लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। इनमें से बीजेपी को सबसे ज्यादा 20 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के दोनों सहयोगी दल शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट को 2-2 सीट ही मिल सकती हैं। अगर शिवसेना उद्धव गुट की बात करें तो उद्धव गुट को 11 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि एनसीपी शरद पवार गुट को कुल 4 सीटें मिल सकती हैं। हमारे सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में कांग्रेस को 9 सीटें मिल सकती हैं। तो इतनी सियासी उठापटक के बावजूद फिलहाल महाराष्ट्र में कड़ी टक्कर नजर आ रही है एनडीए वर्सेस इंडिया में। अगर आप वोट शेयर की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में बीजेपी बाकी दूसरे दलों से काफी आगे है। महाराष्ट्र में बीजेपी को 32% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट को 16% वोट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन जब सीटों पर आप नजर डालेंगे, जब इस वोट शेयर को सीटों में आप कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें कड़ी टक्कर है एनडीए में और इंडिया में। इस बीच उद्धव ठाकरे जो 11 सीट पा सकते हैं, जबकि जो लोग शिंदे गुट जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, जो एनडीए में शामिल हुए हैं, उन्हें बहुत ज्यादा कोई कमाल वो दिखा पाएंगे, फिलहाल ओपिनियन पोल ये नहीं कह रहा है। इस बीच उद्धव ठाकरे अपनी साख बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कल ठाणे में रैली कर उद्धव ने शिंदे को सीधे सीधे चैलेंज किया। उद्धव ने कहा कि मेरी रैली में लोगों का जोश देखकर शिंदे के होश उड़ जाएंगे। महाराष्ट्र जानता है कौन चाइनीज है, कौन असली माल है। आज ये सब जोश देखकर कुछ लोगों के होश तो जरूर उड़ गए होंगे और उड़ने भी चाहिए। जिनको ऐसे लगता है कि मैं मतलब खाने नहीं, खाना और शिवसेना, और वो भी असली शिवसेना। असली इसलिए मैंने शब्द का उपयोग किया, अभी मार्केट में चाइनीज माल भी आता है। सिर्फ माल ही नहीं, अपने भगवान की मूर्तियां भी आती थी, अब भी आती है या नहीं पता नहीं, लेकिन उसी को हम भगवान समझकर पूजा करते हैं। ऐसे कुछ चाइनीज लोग बनावट, बोगस, गद्दार, वो अपने आप को समझते कि मैं शिवसेना से भी ऊपर हूं। नहीं, इतने ऊपर तो नहीं जा सकते। अगर उससे ऊपर जा रहे हैं तो जाएगा तो वापस नहीं आएगा। तो उद्धव अपने कार्यकर्ताओं में, अपने समर्थकों में जोश भर रहे हैं और सीधे सीधे बता रहे हैं कि बेशक हमारी पार्टी टूटी, लेकिन असली शिवसेना वही है जो उद्धव के साथ है, जो उनकी पार्टी के साथ है। आइए इसी पर एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं छोटा छोटा रिएक्शन आप सबका चाहूंगी, क्योंकि ऑडियंस भी हमारे साथ है, ये भी आप लोगों से सवाल पूछेगी। और शहजाद, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। ये चाइनीज माल, अगर उद्धव ठाकरे की मैं भाषा में आपसे सवाल करूं कि चाइनीज माल आपको बहुत ज्यादा फायदा करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इतनी सियासी उठापटक, इतनी तोड़फोड़, उसके बावजूद उद्धव 11 सीटें बचाने में कामयाब हो जाएंगे अगर आज चुनाव होते हैं तो। देखिए, असली और नकली कौन है, इसका फैसला तो सिर्फ इससे हो सकता है कि स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे जी क्या कहते थे। स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे जी ये कहते थे, कांग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते। तो मुझे लगता है कि बाळासाहेब ठाकरे जी के विचारों के आधार पर कौन अब असली है और कौन चाइनीज है, वो तो उद्धव जी ने खुद स्पष्ट कर दिया। बाकी सब छोड़ दीजिए, जिसके लिए वो कहते हैं कि वीर सावरकर जी है, उनके प्रति कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है, मैं नहीं बताना चाहता। और हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हराम कौन कहता है, वो भी मैं नहीं बताना चाहता। देखिए, मेरे दोनों सम्मानित मित्र हैं, हम लोग अलग अलग पार्टियों में, पर हम मित्र हैं। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इनके सो कॉल्ड अलायंस की तुलना आतंकवादियों से की। ऐसा कतई नहीं हुआ, आप स्टेटमेंट देख लीजिए। आरएसएस इज इक्वल टू मुस्लिम ब्रदरहुड, ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने कहा नाम में तो इंडिया पीएफआई में भी है, सीमी में भी है, ये सब फैक्ट है। मैं सिर्फ 3 बातें रखना चाहता हूं। यह बता दे कि क्या मुलायम सिंह और लालू जी ने बैटिंग की थी सिमी की, हाँ या ना। अभी 2 दिन पहले कासरगोड में हिंदुओं को लटकाने की और जलाने की बात IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो इनके साथी है, उसमें की गई थी। तो क्या उनके साथ वो इंक्लूसिव रिश्ता बना रहे हैं? क्या ये दे इंडिया है या एंटी इंडिया, ये बता दे। और ये असलम शेख, इनके मंत्री थे महाराष्ट्र में, उद्धव जी की सरकार में मंत्री थे, उन्होंने याकूब के लिए पैरवी की। ये इंडिया है या एंटी इंडिया है, बस बता दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लेबल लगवा के तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, प्रोडक्ट वही का वही रहता है। रावण भी साधु का वेश लेकर आए थे, तो जब रावण का विरोध किया गया तो साधु का विरोध नहीं हो रहा था, रावण की मानसिकता का विरोध हो रहा था। और आज भी जो नाम में इंडिया लगाते, चरित्र में इंडिया कहां है, बता दीजिए एक बार।
अब मैं तो ये कहूँगा नहीं कि नेशनल धोखेबाज अलायंस है या नेशनल दगाबाज अलायंस है या नेशनल दंगाबाज अलायंस है, ये मेरा कहना ठीक नहीं है। मुद्दों को भटकाने की इनकी रणनीति सदैव रही। महाराष्ट्र और गुजरात को दिखाया, यदि गुजरात में गुजराती अस्मिता काम करेगा तो क्या महाराष्ट्र के लोग अपनी अस्मिता का ख्याल नहीं रखेंगे? और महाराष्ट्र में जो स्थिति है वहाँ 40 और 6 का 8 का रेशियो रहेगा। हाँ, इन्होंने बात बहुत लंबी लंबी की है। अभी मैं प्रोफेसर साहब का 10 सेकंड जवाब दूं। प्रोफेसर साहब ने कहा कि 3 कृषि कानून लागू हो गए होते तो देश में तो टमाटर सस्ता हो जाता और लोगों को इनको महंगाई पर नहीं होती। भाई 3 कृषि कानून लाया कौन और विड्रॉ कौन किया? आप ही ने विड्रॉ किया, आपने उस पर डिस्कशन डिबेट नहीं कराया। उसका नतीजा पूरा देश देखा। देखा आपने प्राची जी, देखा आपने जिसके टमाटर इस INDIA का नहीं, प्लीज नहीं, आपने कहा ना बीच में नहीं लाए, आपने विरोध किया। एक साल तक आपने बीच में ये दिल्ली को चारों तरफ से घेरे रखा, ये चिल्ला चिल्लवन का डिबेट नहीं है। ये ऐसे में नहीं करूंगा, ये बात गलत है, ये गलत है। अच्छा, आपको टेंशन हो रही है लोगों से, आपको आजकल टमाटर खरीदने में इनको टेंशन हो रही है, आप टमाटर बना पाए, आप टमाटर फिर नहीं बना पाए। काम कीजिए, आप टमाटर रखिए, आप टमाटर रखिए, आप टमाटर रखिए, इस टमाटर को आप रखिए ना, रखिए। अच्छा, आप नहीं रखिएगा तो शहजाद भाई को भेज दीजिए, शहजाद भाई को भेज दीजिए, अरे उधर बढ़ा दीजिए, बिल उनको दे दीजिए, बिल उनको दीजिए। एक टमाटर ये 12 रुपए में, ये सफल का बिल है। ये देश है क्या? इस देश में एक टमाटर 12 रुपए में मिल रहा है, इन लोगों को सैलरी मिलती है और भाजपा इन लोगों को पैसे देती है, इसका क्या मतलब है? देश के आम नौजवान और आम गरीब आदमी को टमाटर खाने का अधिकार नहीं है। इस पर पोल ओपिनियन करवा लीजिए, ओपिनियन सर्वे, देश समझ जाएगा और देश आपको ओपिनियन पोल टमाटर के दामों के बाद ही हुआ है ना। महंगाई और बेरोजगारी पर आज ओपिनियन पोल आप कराएंगे, बेरोजगारी पर भी हुई है, ये मुद्दे रखकर ही कहां है वो बताइए ना। बेरोजगारी पर लोगों ने प्रधानमंत्री आपको सिर्फ सीटें बता रही हूं, इन मुद्दों पर भी चर्चा होती है, ये छोड़ दीजिए आप। महंगाई पर कितना प्रतिशत लोगों ने प्रधानमंत्री को कहा मोदी मोदी? बेरोजगारी पर कितने लोगों ने कहा मोदी मोदी? महिला सुरक्षा पर कितने लोगों ने कहा मोदी मोदी? जरा बता दीजिए। ओवरऑल आंकड़े बता रही हूं मैं आपको। एक सेकंड, दो बातों को एक साथ नहीं मिलाइए ना। मैंने आपको ओवरऑल आंकड़े बताए। एक सेकंड सर, आप विरोध करते रहिए, आप विरोध कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, लेकिन सब मुद्दों पर चर्चा हुई है, ये मैं आपको आश्वस्त कर रही हूं। 10 सेकंड, लाल डायरी लेकर चलते हैं, लाल टमाटर पर नहीं बोलेंगे। तीसरी बात, लाल आंख दिखाने की बात चाइना से हुई थी ना, सबने सुना था ना कि चाइना को लाल आंख दिखाएंगे। क्या हुआ? लाल कारपेट पर प्रधानमंत्री जी बाली में उल्टा पीछे तीसरा नेत्र खुल गया जब चाइना का राष्ट्रपति आता है तो, और ऐसे भागते हुए उसको दिखाते हैं, हाथ मिलाते हैं। आज क्या हाल है? सैनिक हमारे 21 शहीद हुए और वो हमारे अंदर घुसा हुआ है आज भी LOC के अंदर। 21,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की सीमा रेखा पर कहीं ना कहीं जो नो जोन था उसको उसने कब्जे में कर लिया। फिंगर 8 पर पहले हमारा होता था। चलिए ठीक है, आपने कहा महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती है, महंगाई बेरोजगारी पर भी चर्चा होती है। मेरे साथ ऑडियंस है ना, पर भी बहुत चर्चा करेंगे। मेरे साथ ऑडियंस है, इन्हीं के सवालों से पता चल जाएगा। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। बोलिए। ये बार बार हर चुनाव में कश्मीरी पंडितों की बात लाते थे, फिल्म तक बना दिया। क्या हुआ कश्मीरी पंडितों का? आज लगातार घाटी से जो है पलायन हो रहा है, हत्याएं हो रही है, एक बार आवाज आती है। ये सारे मुद्दे हैं चुनाव में। ये मोदी मोदी का मुद्दा अब गया, मुद्दों पर होगी, जनता का मुद्दा होगा। मुद्दों पर ही होगा सर, कोई इनकार नहीं कर रहा, मुद्दों पर ही होगी, मुद्दों पर ही चुनाव होगा। जनता निकलेगी, घर से वोट डालेगी। लेकिन ओपिनियन पोल जो कह रहा है वो मैंने आपके सामने रखा था, इसमें कोई मोदी मोदी नहीं था। महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल ठीक है आपके हिसाब से, और बाकी जो है वो सब उस पर आप सवाल खड़े कर देंगे। एक सेकंड, इनका सवाल ले लूं, फिर उसके बाद समय निकल जाए। किसका सवाल है सर? मेरा नाम पुष्कर है और मेरा सवाल सर नवल किशोर सर से है। सर 2024 चुनाव पद के PM पद के लिए सर कितने दावेदार हैं NDA के ऑपोजिशन में? अच्छा जवाब जी, देखिए भारतीय संसदीय प्रणाली का इतिहास में अगर जाएंगे तो जवाब मिलेगा। 1977 में कोई कैंडिडेट नहीं था। सबसे बड़ी जीत लेकर इंदिरा गांधी 352 सीट थी, वो गई। 1989 में जब जनमोर्चा बना VP सिंह के नेतृत्व में, उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था। इनफैक्ट कैंडिडेट के रूप में देवीलाल जी को स्वीकार किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री VP सिंह बने। 2004 में साइनिंग इंडिया कुछ इसी तरह का सजावट था, लेकिन आपने देखा कि बिना कैंडिडेट के भी चुनाव भारतीय संसदीय प्रणाली में जीते गए। और वो क्यों जीते गए हैं? जो सरकारें रही हैं उस समय के मुद्दे क्या थे, उसके आधार पर लोगों ने कैसे तय किए, ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हो सकता है कि भाजपा के बाद एकमात्र अगर पूंजी कोई है तो नरेंद्र मोदी जी हैं।
बहुत स्पष्ट बोलते हैं, साफ बोलते हैं और लोगों को भरमाने में बहुत पारंगत हासिल किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए इस चीज़ को अभी देखना बहुत मुश्किल है कि उसके आधार पर होगा कि नहीं। जरूर ओपिनियन पोल में पोल के आधार पर, और मेरा कोई उस पर सवाल नहीं है कि आपका ओपिनियन पोल गलत है या क्या, उस पर मैं कोई नहीं, लेकिन इसके समानांतर एक ओपिनियन पोल राजनीतिक दल के अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच में चलती रहती है, जो कि निरंतर चलती है, और यह उसी का दबाव है कि इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है, जहां पर आपने देखा होगा कि जो लोग एक साथ नहीं बैठते थे वो शौक से नहीं बैठते हैं, जन दबाव को देख रहे हैं, मुद्दों को देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि भारत को बचाना, इंडिया को बचाना सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, उसके लिए एक साथ आना जरूरी है। बाकी सारे मुद्दे, बस लास्ट पॉइंट, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट पॉइंट, पटना में जब बात चल रही थी बैठक की, पूरे भारतीय जनता पार्टी लगी थी, ये लोग एक साथ आएंगे क्या? नहीं आ सकते हैं, लोग बैठे, ठीक है। दूसरी बैठक हुई बेंगलुरु में, ठीक है, इसका मैं जवाब दे लूं। देखिए, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ, इतिहास भी कह रहा है कि चेहरा नहीं है, उसके बाद भी चुनाव होते हैं, सरकारें भी बनती हैं और एक नाम पर सहमति बन भी जाती है। प्राची जी, अब देखिए, मैंने अपने मित्र नवल जी की पूरी बात सुनी। देखिए, ऐसा है कि विपक्षी एकता का सेतु हो या बिहार का सेतु हो, वो कैसे निर्माण होने से पहले ही गिरता है, उसका मैं आपको प्रमाण के साथ बात बताता हूं। टीएमसी को संविधान का विरोधी और संविधान की हत्या करने वाली किसने कहा? इनके नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा। बंगाल पंचायत चुनाव में 52 लोग मारे गए। आज कहा गया, ऑफिशियल स्टेटमेंट है सीताराम येचुरी जी का भी और वृंदा करात का भी, लेफ्ट का भी, कि हम किसी भी तरीके का गठबंधन टीएमसी के साथ नहीं करेंगे। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। उसके अलावा आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में कोई रिश्ता नहीं रखना, इनके नेता पंजाब से बाजवा जी जो वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा है, क्या हमने कहा है? तो मुझे लगता है कि कितना ये एका है कितना नहीं। और मैंने तो चेहरे की बात ही नहीं किया, आप मेरा स्टेटमेंट देख लीजिए 1 बजे से लेकर अब तक मैंने ये नहीं कहा। एक से नवल जी, मैंने बीच में, नवल जी आपने तो 10 सेकंड एक्स्ट्रा भी लिया, मैंने आपके बीच में, आप 20 सेकंड नहीं आप साहब, ऐसा है कि मैं केवल इतना कह रहा हूं, चेहरा छोड़ दीजिए, चरित्र क्या है? मैंने इनसे 3 सवाल स्टार्टिंग से पूछे हैं। क्या सिमी आतंकवादी है? ये अभी तक नहीं जवाब दे पाए। आईयूएमएल का जो कृत्य रहा है, हिंदुओं को लटकाने का और मारने की बात उन्होंने की है, क्या वो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस में रह सकता है? उस पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और तीसरी बात मैं इतना ही कह रहा हूं कि बता दीजिए ना कि आपका कॉमन स्टैंड अगर है तो 370 को लेकर क्या कॉमन स्टैंड है? बता दीजिए कि लागू होना चाहिए या हटना चाहिए। ये कहते हैं कि हट जाना चाहिए, जेडीयू कहती है लागू होना चाहिए, तो क्या है? सबके मन में सवाल आए कि वो आपकी गठबंधन में है, आपने क्या किया, कितना विरोध किया? नहीं, देखिए, 2-3 मुद्दे इन्होंने उठाए हैं। पहली बात इन्होंने कही कि आईयूएमएल की बात कर रहे हैं। अरे भाई, ये तो 2004 में वाजपेयी जी के साथ मंत्रिमंडल में थे, उनको तो विदेश राज्य मंत्री उनके एक मेंबर को इन्होंने बनाया था, तो उस समय वो आतंकवादी नहीं थे, आज वो आतंकवादी हो गए। दूसरी बात, पीडीपी भी थी आतंकवादी पहले, वो इनके साथ आई तो वो गंगाजल इन्होंने छिड़क दिया उस पे, अब वो फिर आतंकवादी हो जाएगी इनके हिसाब से। जहां तक बात इन्होंने 370 की है, उस पर बहुत सारे डिबेट हुए हैं, फिर डिबेट कर लीजिएगा। महंगाई पर और मणिपुर पर ये डिबेट नहीं करेंगे, महिलाओं के चीरहरण पर नहीं करेंगे, मोदी जी एक शब्द नहीं बोलेंगे, और ये टमाटर आंख लाल जो हुआ है इस पर कोई बात नहीं। सिर्फ इनको क्या याद आती है? दूसरे का चरित्र। अरे अपना चेहरा, चरित्र और चाल देखिए ना भाई, कौन सा चेहरा और कौन सा चरित्र लेकर चल रहे हैं देश में, लेकिन कि महिलाएं सरेआम उसका चीरहरण हो रहा है, आप भारतीय जनता पार्टी पर चले गए। प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए कि नहीं? अच्छा, आप महिला हैं, प्राची जी आप महिला हैं, प्रधानमंत्री जी को मणिपुर के मुद्दे पर महिला का चीरहरण हुआ, बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? मैं पूछती हूं उनसे सवाल कि आप मणिपुर पर खामोश क्यों हैं, लेकिन आप आईयूएमएल पर नहीं बोलेंगे। आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप क्या ये आईयूएमएल पर साथी नहीं जो यहाँ आए हुए हैं, आप लोगों को क्या ये लगता है कि मणिपुर के मुद्दे पर महिला का चीरहरण हुआ, उस पर बोलना चाहिए या नहीं? जी बोलना चाहिए, लेकिन आप आईयूएमएल पर नहीं बोलेंगे। बोलना चाहिए ना, क्या ये मांग कर रहा है? हम लोग मांग कर रहे हैं तो गलत सुन तो लीजिए, आप सुनते महंगाई और बेरोजगारी पर यदि हम कोई मांग करें तो अजय उपाध्याय जी सुन तो लीजिए सर, चर्चा से ऐसे भागेंगे। 10 सेकंड के नाम पर आपने अगर यही करना तो करिए, आप बदलेंगे। आप 10 सेकंड के नाम पर, 10 सेकंड के मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, आप तमाम सब चीजों पर बोलेंगे। मैं आ रही हूं आप लोगों के पास, उससे पहले दिल्ली का एक ओपिनियन पोल दिखा देती हूं, क्योंकि दिल्ली भी सबसे ज्यादा चर्चा में है। पिछले 2 चुनाव में 0 पर सिमटने के बाद आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली में खाता खोल सकती है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक दिल्ली में इस बार इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिल सकती है, जबकि बीजेपी 5 सीट पर कब्जा कर सकती है। पिछली बार क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने किया था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा यहां पर फायदा हो रहा है और 2
सीट आम आदमी पार्टी जीत सकती है। वहीं अगर आप सीटों के साथ साथ वोट शेयर पर नजर डालेंगे तो बीजेपी इंडिया गठबंधन से बहुत आगे है। दिल्ली में बीजेपी को 49% वोट मिलने के आसार हैं, वहीं आपको 29 और कांग्रेस को 19% वोट मिलने के आसार हैं। इतने वोट मिल सकते हैं अगर आज चुनाव होते हैं तो, लेकिन जब इन्हें आप सीटों में तब्दील करेंगे तो 5 पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी की झाड़ू 2 सीटों पर चल सकती है। अभी तक का ओपिनियन पोल ये बता रहा है अगर आज चुनाव होते हैं तो दिल्ली का समीकरण ये बन सकता है। मैं आप तमाम लोगों से सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले बहुत सारे सवाल हैं, इनके सवाल ले लो। नमस्ते, मेरा नाम अरूजा शर्मा है। सर, मेरा क्वेश्चन ऑपोजिशन पार्टी से है कि आपने बोला आपके पास युवा नेता है, आपके पास फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, आपके पास हर काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन आप लोग वो बता क्यों नहीं रहे, अनाउंस नहीं कर रहे? उससे लोगों का ट्रस्ट कैसे बनेगा आप पे? और एक और क्वेश्चन है सर, आपने बोला था कि अच्छे दिन अभी तक आए नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस के रूल में कौन से अच्छे दिन आ गए थे जो बीजेपी की इसमें नहीं आए? एक और पीछे भी सवाल है, पीछे दे दीजिए। मैम, यहाँ पे दिल्ली की बात हो रही है। हम देखते हैं कि विधानसभा के चुनाव में तो प्याज टमाटर का मुद्दा चल सकता है, लेकिन जब लोकसभा की बात आएगी तो राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा मुद्दा कोई नहीं हो सकता। और आज की डेट में राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर जितना अच्छा काम इस सरकार में हुआ है उससे पहले का दौर भी हमने देखा है। दिल्ली में बम धमाके भी देखे और मुंबई भी कांड भी देखा है। ठीक, और किसी का सवाल है? जस्ट एक सेकंड में आ रही हूँ। मुझे याद है तीनों सवाल, दोनों सवाल बोलिए। सर से है। किससे? शहजाद जी से। सर से है कि मोदी जी ने 3rd टर्म में बोला है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो इंडिया टॉप 3 में होगा इकोनॉमी में, और जो गठबंधन सरकार है इंडिया, उन्होंने एक ही रट लगा रखी, मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ। ऐसा क्यों? ठीक है, चलिए अब 3 सवाल है, तीनों के सवाल छोटे छोटे दीजिएगा क्योंकि समय की बात है। सबसे पहले आप दे दीजिए, अच्छे दिन क्या कांग्रेस के टेन्योर में आगे थे? अनुजा जी ने अच्छा कहा, कल भी एक प्रश्न उनका सुन रहा था। अरूजा, नाम ठीक बोलिए। अच्छा ठीक है शर्मा। इन्होंने जो बात रखी है कि चेहरा कौन होगा, चेहरे में क्या है, दिल में उतरिए कि ये लोग कैसे दिल वाले हैं। ये दिलों से मिले हुए लोग हैं। भाजपा वाले दिल फरेब हैं और कांग्रेस के जो अलायंस है वो दिलों के साथ हैं क्योंकि इंडिया उसके साथ है। दूसरी बात जो इन्होंने कही है अभी कि पिछली सरकार में पिछली बार 13%, जो 10 साल 2004 से 2014 का आप आंकड़ा लीजिएगा तो 13% की ग्रोथ रेट इस देश को मिली है। और अब जो है इसी 10 साल में 9 साल पूरा हो गया, लगभग 10वें साल में अब एंट्री लिए हैं, 6% की ग्रोथ रेट है। यदि ये ग्रोथ रेट 13% वाली मनमोहन सिंह वाली होती तो भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था जो है, हम तीसरी अर्थव्यवस्था 2018 में हो गए होते और 5वीं अभी हो रहे होते। जर्मनी और जापान को पीछे, ये दोनों में अंतर है। आप लोगों को मीडिया में भ्रम फैला रखा है, इसलिए बात है। मेरे साथी ने भी हम ही से कांग्रेस का ही क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की बात। चीन का समय चला जाएगा सर, कश्मीरी पंडितों का क्या हाल है, एक सीमावर्ती राज्य क्या हाल है, इसी सरकार में हो रहा है। बोलिए। चलिए, इनके सवाल से लेते हुए इनके जवाब को भी दे देता हूं। छोटा सा दीजिएगा, बहुत छोटा। आपने कहा, देखिए, क्योंकि एक है नरेंद्र मोदी जिसके पास देश के लिए मिशन और विजन है, इनके पास केवल क्या है, फैमिली का प्रोफेशन है, एम्बिशन है, करप्शन है, कमीशन है, डिवीजन है और ऑब्सेशन है। अजीत पवार और क्या है? अच्छा, पूरा हो जाए। मैं रिक्वेस्ट करूं अजय भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, अभी तक मैंने आपको एक भी बार डिस्टर्ब नहीं किया। आप अपनी बारी में बोलिए, आप इतने अच्छे प्रखर वक्ता टमाटर के साथ आए हैं, टमाटर भी लेकर आए हैं, लाल लाल टमाटर लेकर आए हैं। सुन लीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे भाई अजय जी जो है, मैं इसलिए उनके सामने रख रहा हूं, बाकी के तो इनके प्रवक्ता इतने विद्वान भी नहीं, ये विद्वान है। ठीक, ये 13% ग्रोथ की बात कर रहे हैं। 10% से ऊपर इन्फ्लेशन रहा करता था, आज 4.5% इन्फ्लेशन है। सबसे लोएस्ट इन्फ्लेशन अगर आज की तारीख में है तो भारत में है। और उसके अलावा 180 रुपए की दाल बिकती थी, आज 102 रुपए की दाल बिक रही है। वो नहीं बताएंगे आप, वो नहीं बताएंगे आप। पर मैं एक सवाल पूछूंगा, एक लास्ट सवाल। अगर महंगाई इनके हिसाब से है तो इनसे पूछिए, हिमाचल में 6 रुपया डीजल का जब से इनकी सरकार आई है क्यों बढ़ाया? क्यों बढ़ाया? बंगलुरु में, कर्नाटक में बिजली के दाम क्यों बढ़ाए? क्या निकालेंगे फाइनल कॉल? सारे चलिए, टमाटर जनता ने थमाया है, टमाटर ही दिया है, जनता ने टमाटर ही दिया है, उत्तर प्रदेश में टमाटर दिया है। बिल है 12 रुपए का, 12 रुपए की। सर रुक जाइए प्लीज, जवाब आने दीजिए। अवनीश अवस्थी जी, फाइनल कंक्लूजन क्या निकालेंगे इस ओपिनियन पोल का? अब फाइनल के लिए आपने रखा है मुझे कितने, 5 सेकंड या 10 सेकंड? नहीं बोलिए, आप पूरा बोलिए, पूरा बोलिए। तो आप एक बात बता दीजिए कि इस पूरे INDIA में तृणमूल कांग्रेस के साथ CPM और कांग्रेस वहां पर समझौता नहीं करेगी। बंगाल से बाहर तृणमूल कांग्रेस का क्या है?
आप बताइए कि उत्तर प्रदेश से बाहर समाजवादी पार्टी का क्या है? ये INDIA जिसको एक्रोनिम है, ये वास्तव में इंडिया के टुकड़े टुकड़े करके देखने की जो फितरत है, वास्तव में ये वो वृत्ति है। एक बात बड़ी साफ सी है प्राची जी, जिस तरीके से 1977 और 1989 का जवाब दिया गया, 1977 में इमरजेंसी के खिलाफ था, चाहे कोई हो, लेकिन इंदिरा गांधी को हटाना है। 1989 में क्या था कि चाहे कोई आ जाए, लेकिन बोफोर्स की वजह से राजीव गांधी को बाहर फेंकना है। ये स्थिति आज नहीं है, इसलिए 77 और 89 कहीं भी नहीं है। आज कहीं भी आपको एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कहीं गुस्सा नजर आता है? आखिरी 10 सेकंड सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, ये सब है, उस पर अगर कोई जनता जवाब देती है तो कहती है कि ये ठीक है कि महंगाई और बेरोजगारी कुछ है, लेकिन हमें उम्मीद भी सिर्फ नरेंद्र मोदी से है, ये फर्क है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।